सो हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू द वीडियो। आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कल हुई है यूनियन कैबिनेट की मीटिंग। ठीक है। और कैबिनेट की मीटिंग में जो डिसीजंस लिए जाते हैं दे आर दी मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स जहां से हम जीके और करंट अफेयर से क्वेश्चन ले सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स। ठीक है। और आज के वीडियो में इन 10 क्वेश्चंस के थ्रू मैंने वो डिसीजंस भी सारे इंक्लूड करे हैं, उसकी पूरी जानकारी मैं दूंगा आपको जो कल कैबिनेट ने लिए। ठीक है। इसके अलावा काफी और सारी चीजें भी आज हम कवर करेंगे, जैसे कि काफी रिसेंट अपॉइंटमेंट्स हुए हैं। एक बहुत बेहतरीन जोग्राफिकल टर्म मिला मुझे आज की खबरों में, अमेरी आइस शेल्फ, AIS। क्या होता है मैं बताऊंगा आपको आज, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्स के लिए खबरों में मिला आज। बाकी कैबिनेट वाली चीजों में रियल टाइम मार्केट शुरू होने वाला है फ्रेंड्स, किसी एक चीज का क्या मैं बताऊंगा आपको। एंड मेनी मोर डिपार्टमेंटल चेंजेस ऑल्सो आर देयर, कुछ स्कीम्स की बातें भी करेंगे। तो एक होलिस्टिक इंटीग्रेटेड वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो हम शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है। इंक्लूडिंग कैबिनेट की पूरी जानकारी जो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ओके। तो 4 जून 2020 के इस टॉप 10 वाले क्वेश्चंस के वीडियो में स्वागत है आपका। ठीक। शुरू करने से पहले फ्रेंड्स आधा मिनट लूंगा मैं आपका। कल ज्योग्राफी एमसी का जो वीडियो आया था उसमें आप लोगों में से कई लोगों ने देखा उस वीडियो को, ट्राई किया, अटेम्प्ट किया, बढ़िया किया। 8 या मोर देन 8 क्वेश्चन जिसके भी आए हैं, इट्स अ गुड स्टार्ट। 12 के ऊपर मतलब वेरी गुड परफॉर्मेंस। अगर 5-6 के आसपास है तो कोई बात नहीं, प्रिपरेशन करके और इंप्रूव कर लेंगे। क्वेश्चन थोड़े टफ तो थे खैर, क्योंकि मैपिंग थोड़ी डिफिकल्ट थी, बट इंप्रूव करेंगे पढ़ पढ़ के। ठीक है। चलिए, एक बात और, दो बातें थी उस वीडियो के बारे में, आधा मिनट बस लूंगा फिर मैं शुरू कर रहा हूं। बात ये थी, कल के वीडियो में ही मैंने बताया था आपको कि जो क्वेश्चन था AB रोड का, आगरा बॉम्बे रोड का, उसका वो पुराना नंबर था NH3, अब नंबर बदल गया है। अब उसके काफी हिस्सों को अलग अलग नंबर दिया गया है। फॉर एग्जाम्पल, ये बात मैंने डिस्क्रिप्शन में भी लिख दी उस वीडियो के, करेक्शन में आपको देखना हो कि फॉर एग्जाम्पल आगरा से ग्वालियर का जो पैच है उसको बोलते हैं NH44। ऐसे अलग अलग नंबर दिए गए हैं। NH3 पुराना नंबर है, अब कुछ अपडेट्स हैं उसमें। ठीक है, वो देख लीजिएगा। एक बात और, हमारे एक सब्सक्राइबर है राघवेंद्र जी, उन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट इनपुट दिया है, वही मैं आपको बताने वाला हूं। डूरंड लाइन, डूरंड लाइन जो बनी थी, इट वॉज टू डिमार्केट या मार्क द बाउंड्री बिटवीन ब्रिटिश इंडिया एंड अफगानिस्तान। अब पार्टीशन के बाद पाकिस्तान है वहां पे, इसलिए अब डूरंड लाइन का मतलब होता है पाकिस्तान अफगानिस्तान की बाउंड्री। तो या तो आप हिस्टोरिकल बोलने पर ब्रिटिश इंडिया और अफगानिस्तान बोलो, या फिर पाकिस्तान और अफगानिस्तान बोलो, सिर्फ इंडिया वहां पे नहीं बोल सकते। ठीक है। तो ये करेक्शन था, तो थैंक यू राघवेंद्र जी, आपने पॉइंट आउट किया। यही मुझे बहुत मजेदार बात लगती है हमारे इस यूट्यूब वाले ग्रुप में, इस चैनल में, कि आप लोग बहुत अलर्ट हैं, बहुत एक्टिव हैं, बहुत पार्टिसिपेट करते हैं अच्छी तरह से, और जहां पे भी इनपुट की जगह होती है आप इनपुट दे देते हैं, और वो नॉलेज में सबका शेयर कर देता हूं। ठीक है। दैट इज द टू वे लर्निंग प्रोसेस। ठीक है। तो जहां पर भी आपको लगता है कुछ भी इनपुट, बेबाक होके बोल दिया करो आप, मैं उसको वेरीफाई करके ग्रुप में शेयर कर दूंगा। ठीक है। सो चलिए शुरू करते हैं आज के टॉप 10 क्वेश्चंस। पहला सवाल देखिएगा, ये आपको पता है क्या इसका मतलब है, लाइक वाइक, वो मैं बार बार नहीं बोलूंगा। ये शुरू करते हैं, लाइक कर दिया करो और सब्सक्राइब कर देना और कमेंट जरूर करना। ठीक है। चलो आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 1 वेरी इंपॉर्टेंट। एक पोर्ट का नाम बदला गया है, किसका आपको बताना है। तो क्वेश्चन देख लीजिए, यूनियन कैबिनेट हैज अप्रूव द चेंज ऑफ नेम ऑफ विच मेजर पोर्ट टू श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट। किसका नाम बदला गया है, पता है नहीं पता, कल काफी खबरों में आया था वैसे। ये आंसर देख लीजिए, कोलकाता पोर्ट। कोलकाता पोर्ट का नाम अब चेंज करके श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट रख दिया गया है। वहां पे जो ट्रस्टीज, बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज था, वो पहले ये प्रपोजल अप्रूव कर चुके थे, कैबिनेट ने कल अप्रूव कर दिया इसको। तो अब वो पोर्ट जाना जाएगा श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट के नाम से। ठीक है। कुछ बातें जान लीजिए, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट कुछ फैक्ट्स निकल के आते हैं। पहले तो ये, दैट कोलकाता पोर्ट इज द फर्स्ट मेजर पोर्ट, पहला मेजर पोर्ट था, एज वेल एज इट इज द ओनली रिवरीन पोर्ट ऑफ द कंट्री। कोलकाता में रिवर है कोई, देखिए ज्यादातर जो मेजर पोर्ट है वो ये तो सी में है, ओशियन में, इस तरह से अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल एक्सेट्रा, इंडियन ओशियन, उस तरह से। ठीक है। बट ये रिवर पे है, तो इट्स अ रिवरीन पोर्ट, ओनली रिवरीन मेजर पोर्ट ऑफ इंडिया, ये ध्यान रखना। और पहला था। एक और मुझे बहुत बेहतरीन इंग्लिश का वर्ड मिला, जिससे मैं भी, मतलब टू बी ऑनेस्ट, मैंने भी ये वर्ड पहली बार पढ़ा। ये देख लीजिए, सेस्क्वी सेंटेनरी सेलिब्रेशन ऑफ कोलकाता पोर्ट। सेस्क्वी सेंटेनरी मतलब 150 ईयर्स। तो वर्बल का शब्द सीखने को मिला हमको यहां पे। सेंटेनरी मतलब 100, सेस्क्वी सेंटेनरी मतलब 150। 1870 में बना था कोलकाता पोर्ट, और 2020 में उसको 150 ईयर्स पूरे हो गए। सो बेसिकली दिस ईयर इज ऑल्सो द सेस्क्वी सेंटेनरी सेलिब्रेशन ऑफ कोलकाता पोर्ट। ऑल्दो मेरा मानना यह है, इसके लिए थोड़ा आसान शब्द बनाना चाहिए था, पता नहीं इतना मुश्किल वर्ड क्यों बना देते हैं। सेंटेनरी अच्छा है, बट ये पहला जो जोड़ा, गॉड नोस क्यों जोड़ा। ठीक है।
पर हमें याद करना पड़ेगा, याद कर लीजिएगा। ओके, 1870 में बना था। इस कारण से फ्रेंड क्वेश्चन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट, भाई 150 साल पूरे हुए हैं हमारे पहले पोर्ट को, तो एग्जामिनर की नजर रहेगी इस सवाल पे और वो पूछेगा किसी न किसी तरीके से, आपको केयरफुल रहना पड़ेगा। ठीक है, चलो। और श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बारे में हम जानते हैं दैट ही वाज अ मल्टीफेसेटेड जीनियस एज एन एमिनेंट जूरिस्ट, एकेडमिक पर्सन, थिंकर, लीडर ऑफ द मास, उनके नाम पे रखा गया है। ठीक है, अब फ्रेंड्स एक बहुत जरूरी बात, ये मैं पीआईबी में पढ़ा था एक खबर, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो से। अब उसमें एक और लिस्ट दी गई जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये है ज्यादातर पोर्ट जो होते हैं उनका नाम रखा जाता है उस जगह के नाम पे जहां पे वो पोर्ट होता है। ठीक, बट कई बार नाम बदले गए हैं एमिनेंट पर्सनैलिटीज के नाम पे। ठीक है, ऐसा कई बार हुआ है, उसकी लिस्ट आपके सामने मिलाया हूं, देख लीजिए। कुछ नेम जो चेंज करे गए हैं मेजर पोर्ट से, वो देख लीजिए। सो मुंबई में जो है हमारा नावा शेवा पोर्ट ट्रस्ट, उसका नाम रखा गया था जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट, जेएनपीटी जो बोलते हैं। ठीक है, सो नावा शेवा पोर्ट ट्रस्ट का नाम बदले क्या रखा गया था, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट, नाम बदले गए थे 1989 में। ठीक है, जेएनपीटी भी शॉर्ट में बोलते हैं इसको। तो पहला ये कुछ चेंजेस की लिस्ट है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद जो टूटीकोरिन पोर्ट है, इसका नाम बदले क्या रखा गया है, वीओ चिदम्बरनार पोर्ट ट्रस्ट, 2011 में नाम बदला गया। फ्रेंड्स, ये टूटीकोरिन का नाम मैंने पहले बताया, बताओ क्यों, याद आया? सेतु समुद्रम, जहां से हम स्ट्रैंडेड इंडियंस को वापस ला रहे हैं शिप के थ्रू, नेवी वापस ला रही है, उसमें इस बार माले और कोलंबो से वापस ला रहे हैं लोगों को। कहां पे ला रहे हैं इस बार, कोची में नहीं ला रहे, टूटीकोरिन में ला रहे हैं। तो इससे 3 4 दिन पहले मैंने क्वेश्चन पूछा है आपसे, देखा आपने? जनरल स्टडीज अगर ईमानदारी से रोज पढ़ो तो घूम के दोबारा वापस आता है वो। ठीक है, तो टूटीकोरिन पोर्ट का नाम बदला था 2011 में, वीओ चिदम्बरनार पोर्ट ट्रस्ट रखा गया था। ठीक है, और नाम देख लीजिए, एन्नोर पोर्ट लिमिटेड जो था, इसका नाम क्या रखा गया था, क्या नाम चेंज करा गया था, कामरजार पोर्ट लिमिटेड रखा गया है, इन दी ऑनर ऑफ श्री के कामरजार, हु वाज एन एमिनेंट फ्रीडम फाइटर एंड फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ तमिलनाडु। सो के कामरजार के नाम पे रखा गया है, एमिनेंट फ्रीडम फाइटर एंड फॉर्मर चीफ मिनिस्टर तमिलनाडु, उनके नाम पे रखा गया है एन्नोर पोर्ट का। और रिसेंटली कांडला पोर्ट का नाम भी बदला गया, जो गुजरात में है, दीनदयाल पोर्ट इसका नाम रखा गया, 2017 की बात। ठीक है, कांडला पोर्ट की कहानी तो बड़ी इंटरेस्टिंग है कि जो पार्टीशन के बाद हमारा कराची पोर्ट पहले काफी इंपॉर्टेंट था, जो पिछला इंडिया, पूरा इंडिया था पहले, पर पार्टीशन के बाद कराची पोर्ट पाकिस्तान में चला गया, तो वी नीडेड अ रिप्लेसमेंट फॉर कराची पोर्ट, और उसके रिप्लेसमेंट में बनाया गया था कांडला पोर्ट। ठीक है, होगी बात करें तो ये लिस्ट पता होनी चाहिए आपको, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ऑब्जेक्टिव सवालों में आ सकती है। ठीक है, क्योंकि नाम बदल रहे हैं तो पुराने बदले गए नामों पर भी एग्जामिनर जाएगा, पढ़ना पड़ेगा आपको। ठीक है, ये रहा पहला सवाल। लोकेशन तो आप देख सकते हैं कोलकाता की यहां पे है, थोड़ा आप देख रहे हैं ये पूरी सी बॉडी, बे ऑफ बंगाल यहां पे है, थोड़ा अंदर जाके, सो इट्स अ रिवरीन पोर्ट, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, बाकी लोकेशन तो कोलकाता का पता ही है हमको, तो उसमें बहुत कुछ देखने की जरूरत नहीं है। ओके, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, कैबिनेट, लगभग 5 से 6 सवाल कैबिनेट वाले हैं, बाकी 4 5 सवाल अलग तरह के, पर 10 सवाल इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए। कैबिनेट हैज अप्रूव्ड साइनिंग ऑफ एमओयू, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, बिटवीन इंडिया एंड भूटान। आपको यह बताना है, एक बात देखिए आपने, जब भी दो देश एमओयू साइन करते हैं उसे कैबिनेट अप्रूव करता है, यह प्रोसीजर रहता है। ठीक है, तो जब हम फोटो देखते हैं ना, साइन कर दिया, उसके बाद कैबिनेट भी उसको कंसिडर करता है। ठीक, तो इंडिया भूटान के बीच में जो एमओयू था उसको अप्रूव कर दिया है कैबिनेट ने। आपको यह बताना है कि किस फील्ड में, किस एरिया में, किस मेजर एरिया में एमओयू हुआ है, एंड द आंसर इज एनवायरमेंट की फील्ड। ठीक है, कौन से हेडिंग्स यहां कवर करे गए वो देख लीजिए। इसमें बात हुई है एयर की, वेस्ट और वेस्ट मैनेजमेंट की, केमिकल मैनेजमेंट, क्लाइमेट चेंज, इन सबके एस्पेक्ट्स को रखते हुए एमओयू बना था। मेनली एनवायरमेंट बोल सकते हो आप, उन्हीं सबके हेड्स हैं यहाँ पे, एयर, वेस्ट मैनेजमेंट, केमिकल मैनेजमेंट, क्लाइमेट चेंज एक्सेट्रा। ठीक है, ये चालू कब से हुआ, जब से साइन हुआ था, तो साइनिंग से बिल्कुल चलता आ रहा है, और ये कब तक चलेगा, इट विल कंटिन्यू टू रिमेन इन फोर्स फॉर अ पीरियड ऑफ 10 ईयर्स। टाइम भी पूछ लेते हैं, 10 साल का इसका ड्यूरेशन रहेगा एमओयू का, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। समझ गए? भूटान। ओके, आगे बढ़ते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स, एक नई स्कीम का यहां पे अनाउंसमेंट हुआ है, और ये स्कीम भी एक्रोनिम है। ठीक है, मैं उस इंसान से मिलना चाहता हूं जो हमारी सरकार में एक्रोनिम बनाते हैं, क्या बेहतरीन एक्रोनिम बना देते हैं, देखिएगा इस सवाल में, बहुत बढ़िया वर्ड है। तो पहले क्वेश्चन पढ़ लो। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज लॉन्च्ड अ न्यू इनिशिएटिव to conduct a skill mapping exercise of the returning citizens
अंडर द वंदे भारत मिशन आपको स्कीम का नाम बताना है। आपने स्किल मैपिंग वाली बात काफी, जैसे रोजगार सेतु एक एमपी गवर्नमेंट ने ऐप बनाई थी, यूपी में भी ऐसा हो रहा है। बेसिकली आपने स्किल मैपिंग वाला काम देखा होगा माइग्रेंट वर्कर्स की फील्ड में, कि जो लोग लौट के आ रहे हैं उनको वापस अपने घरों के पास ही काम मिले, इसलिए उनकी स्किल का एक मैपिंग होनी चाहिए कि उनको स्किल के हिसाब से काम दिया जा सके, ताकि उनको वापस ना जाना पड़े। पर यह सवाल तो भाई उन लोग के लिए भी पैदा होता है जो लोग विदेश से इंडियंस वापस आ रहे हैं, वो भी तो अब देश में रहने वाले हैं, तो ये काम वहां पे करा गया। ठीक है, तो सिर्फ माइग्रेंट लेबर्स के लिए बात नहीं है, जो लोग इंडिया वापस आ रहे हैं कौन से मिशन में, वंदे भारत मिशन में, तो हम जानते हैं ना, फ्लाइट भेज के वापस बुलाया जा रहा है, एयर इंडिया मेनली कर रहा है, इंडिगो वगैरह ने भी ज्वाइन किया उसमें, उसकी बात हो रही है। ठीक है, स्कीम का नाम देखिए, स्वदेश, स्वदेश स्कीम, और ये एक एक्रोनिम है, मतलब इसके हर वर्ड का एक मतलब है। मतलब क्या है इधर देख लीजिए, स्वदेश स्किल्ड वर्कर्स अराइवल डेटाबेस फॉर एम्प्लॉयमेंट सपोर्ट। मतलब मुझे तो पक्का पता है कि अगर मैं अपना नाम भी दूं तो मेरे नाम का भी एक्रोनिम बन ही जाएगा। मतलब ये एक अच्छी चीज है। देखिए, ऐसा करने से उस स्कीम को मेमोराइज और उसको डे टू डे यूज में बोलना आसान होता है। ठीक है, तो मुझे तो ये काम अच्छा लगता है कि ऐसे एक्रोनिम से जोड़ा जाए, बट वेरी इंटरेस्टिंग। ठीक है, समझ गए स्वदेश का मतलब क्या होता है, स्किल्ड वर्कर्स अराइवल डेटाबेस फॉर एम्प्लॉयमेंट सपोर्ट। मतलब बहुत ऑब्वियस है, नाम से मतलब क्लियर हो जाता है। ठीक है, स्वदेश का मतलब, आप स्वदेश का नाम ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट स्कीम होगी। ठीक है, कई बार सिर्फ स्वदेश के नाम से समझ में नहीं आता कि किस काम के लिए होगी, इसलिए डिटेल पढ़ना जरूरी है। ओके, आई एम वेरी श्योर कि अगर क्वेश्चन में मैंने स्वदेश बोला होता तो स्कीम किसके बारे में आप नहीं बता पाते कई लोग। ठीक है, चलो थोड़ा जानकारी ले लो स्वदेश के बारे में। दिस इज अ जॉइंट इनिशिएटिव, किसका, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन एंड मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। ये तीनों मंत्रालय मिलके जॉइंटली इस ऑपरेशन या फिर स्कीम को बढ़ा रहे हैं। ठीक है, समझ गए बात। पर्पस बहुत सिंपल सा है, यहां पे बहुत ऑब्वियस है, फिर भी रीजन एक बार देख लीजिए। इट एम्स टू क्रिएट अ डेटाबेस ऑफ क्वालिफाइड सिटीजन्स बेस्ड ऑन देयर स्किल सेट्स एंड एक्सपीरियंस टू टैप इनटू एंड फुलफिल डिमांड ऑफ इंडियन एंड फॉरेन कंपनीज। और इसमें क्या करा जाएगा वो देख लीजिए। द कलेक्टेड इंफॉर्मेशन, जो भी डेटाबेस बनेगा, दैट विल बी शेयर्ड विद द कंपनीज फॉर सुटेबल प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज इन द कंट्री। तो ये डेटाबेस शेयर करा जाएगा कंपनीज के साथ, उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इस नीड को मीट करवाया जाएगा। ठीक है, द रिटर्निंग सिटीजन्स, आप प्रोसेस क्या वो देख लीजिए। द रिटर्निंग सिटीजन्स आर रिक्वायर्ड टू फिल अप एन ऑनलाइन स्वदेश स्किल्स कार्ड। तो अगर आपकी भी कोई जान पहचान के लोग विदेश से अभी रिसेंटली इस मिशन के अंडर आए हैं वापस, तो उनसे जरूर बोलिएगा ये काम करने के लिए। लिंक कौन सा है, आपको पीआईबी में मिल जाएगा। पीआईबी में पूरा आर्टिकल, उसमें उस इंटरनेट का लिंक भी है कि कहां पे जाके स्किल कार्ड में आपको रजिस्टर करवाना है। ठीक है, क्लियर है बात। फोटो देख लीजिए फ्रेंड्स, ये फोटो है जो हमारे यूनियन मिनिस्टर है स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के। ठीक है, महेंद्र नाथ पांडे जी, फोटो आप उनका देख सकते हैं। ये स्किल डेवलपमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप मिनिस्ट्री के, ही इज द यूनियन मिनिस्टर। ठीक है, चलो भाई आगे चलते हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चेंज कल करा गया है, स्ट्रक्चरल चेंज। कुछ मर्जिंग कर रहे हैं इंस्टीट्यूशंस में एक सिनर्जी के लिए। सवाल देखिए, कैबिनेट नहीं करा है। ठीक, सो फार्माकोपिया कमीशन फॉर इंडियन मेडिसिन एंड होम्योपैथी, मतलब PCIMH, फार्माकोपिया कमीशन फॉर इंडियन मेडिसिन एंड होम्योपैथी। आपको पहले तो यह बताना है कि ये जो कमीशन है किस मिनिस्ट्री के अंडर आती है। क्या यह मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर आती है? नहीं, द आंसर इज आयुष मिनिस्ट्री। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आयुष मिनिस्ट्री और हेल्थ मिनिस्ट्री के बीच का सेग्रीगेशन काफी क्लियर होना चाहिए आपको। ठीक है, सो PCIMH किसके अंडर आता है? आयुष मिनिस्ट्री के अंडर। अब चेंजेस क्या करें वो पढ़ लो एक लाइन में, बहुत डिटेलिंग तक वो नहीं जाएगा, पर जितना जाएगा वो जानकारी आपके सामने यहां पर देख लीजिए। ठीक, सो कैबिनेट, यूनियन कैबिनेट, मतलब केंद्र सरकार कैबिनेट की बात हो रही है यहां पे। कैबिनेट हैज गिवन इट्स अप्रूवल टू रीस्टैब्लिश फार्माकोपिया कमीशन फॉर इंडियन मेडिसिन एंड होम्योपैथी, मतलब PCIMH, एज सबऑर्डिनेट ऑफिस अंडर मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। और इसमें दो बॉडीज को मर्ज करा गया है, दो इंस्टीट्यूट्स को मर्ज करा गया है। कौन से वो देखिएगा कैसे। अब ये जो इसका बेसिकली एक रीस्टैब्लिशमेंट हुआ है, रीस्टैब्लिशमेंट, उसमें जो मर्जिंग करी गई वो देख लीजिए। सो ये रीस्टैब्लिशमेंट कैसे हुआ है? बाय मर्जिंग इनटू इट। अब दोनों ऑर्गेनाइजेशन, फार्माकोपिया लेबोरेटरी फॉर इंडियन मेडिसिन PLIM एंड होम्योपैथिक फार्माकोपिया लेबोरेटरी, मतलब HPL, दे आर टू सेंट्रल लेबोरेटरीज एस्टैब्लिश एट गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश,
सिंस 1975। अब उसको मर्ज कर दिया गया है पीसीआईएमएच में, मतलब पीएलआईएम और एचपीएल, एचपीएल कहां मर्ज हो जाएंगे? पीएलआईएम और एचपीएल को किस में मर्ज कर दिया गया है? पीसीआईएमएच। और किसके अंडर आएंगे? आयुष मिनिस्ट्री के अंडर। इतनी जानकारी पूछ सकते हैं, गाजियाबाद शहर का नाम भी पूछ सकते हैं कि ये दोनों इंस्टीट्यूट कहां पर है। तो सवाल बहुत एंगल के बनने की चांसेस यहां पे। अपन तो पूरी बात पढ़ ही लेते हैं, जहां से पूछना है पूछ लो, हम बता ही देंगे। ठीक है, मर्जिंग से फायदा क्या होगा वो भी पढ़ लीजिए, फिर आगे चलते हैं। मर्जिंग से फायदा ये तो मैं बता चुका हूं क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के अंडर आएगा। फिर फायदा इसका बताता हूं मैं आपको। प्रेजेंटली जो पीसीआईएमएच है एंड बीच में कई बार लगा देते हैं, वो क्या है फिलहाल? फार्माकोपिया कमीशन फॉर इंडियन मेडिसिन होम्योपैथी इज एन ऑटोनॉमस बॉडी अंडर द एजेस ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, स्टैब्लिश्ड सिंस 2010। अब यहां ध्यान दीजिएगा, मर्जिंग से फायदा क्या है? मर्जिंग से फायदा यह है, द मर्जर इज एम्ड एट ऑप्टिमाइजिंग द यूज ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज, technical manpower and financial resources of the three organizations for enhancing the standardization outcomes of, अब ये सारी फील्ड जो आयुष में आती हैं, आयुर्वेद, सिद्ध, यूनानी एंड होम्योपैथी ड्रग्स, टूवर्ड्स देयर इफेक्टिव रेगुलेशन एंड क्वालिटी कंट्रोल। तो चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, टेक्निकल मैन पावर की बात हो, फाइनेंशियल रिसोर्सेज की बात हो, उन सबको मिला के सिनर्जाइज्ड वे से आयुर्वेद, सिद्ध, यूनानी, होम्योपैथी ड्रग्स की तरफ रेगुलेशन में क्वालिटी कंट्रोल या डेवलपमेंट उस तरफ बढ़ने के लिए ये स्टेप काफी कारगर साबित होगा। ये बेसिक पर्पस है यहाँ पे। ठीक है, तो ऐसे एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट पढ़ना अच्छा रहता है, थोड़ा हमें क्लैरिटी ऑफ वर्ड्स मिलती है, कॉन्सेप्ट और कॉन्क्रीट होता है सब पढ़ने के बाद। ठीक है, सिर्फ मर्जिंग तो पता ही हमको, पर उससे फायदे क्या होते हैं वो पढ़ना अच्छी बात रहती है। ओके, चलिए फ्रेंड्स आगे चलते हैं। एंड इसमें एक चीज जो ऐड करी गई है, इसी का एडिशनल पॉइंट आप बोल सकते हैं। This merger will facilitate focused and cohesive development of standards of Ayush drugs and publication of pharmacopoeias and formularies। जो भी उसका डेटाबेस बनेगा फॉर्मुलेज और उन सब चीजों का, उसमें हेल्प मिलेगी। कुछ कीवर्ड्स देख रहे हो जो काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, फोकस्ड, कोहेसिव, जो इंटीग्रेशन की तरफ इंडिकेट करता है। ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ स्टैंडर्ड्स ऑफ आयुष ड्रग्स, इस पूरी फील्ड का जो स्टैंडर्डाइजेशन है और इंटीग्रेशन है आपस में। ठीक है, अभी तो एलोपैथी की बात होती है, इन सबको भी इंटीग्रेट करके और डेवलप करने का डेटाबेस या बैकग्राउंड, उसमें काफी हेल्प मिलेगी। ठीक है, चलिए, तो आयुष मिनिस्ट्री के सवाल में कभी भी सवाल आया और आपने ये सब बोल दिया, बस नंबर मिल गया आपको। और कितने सिंपल वर्ड्स है, फोकस्ड, कोहेसिव, वेरी सिंपल वर्ड। बट एक बात बोलूं फ्रेंड्स, आप में से कई लोग सोचते हैं ऐसे आ गया, जीएस का मेंस दे दिया, सब्जेक्टिव क्वेश्चन आ गया, वैट लिखना है एमबीए में, जीडी में कुछ बोलना है, इंटरव्यू में कुछ बोलना है, शब्द नहीं मिलते, मन में इतना कुछ भरा हो पर बोल नहीं पाते, वही बात बार बार बोलते रहते हो। इसलिए मैं खासकर अपने एक्सप्लेनेशन लाता हूं यहां पे। कोहेसिव, फोकस, दीज दे अपीयर टू बी सिंपल वर्ड्स बट दे हैव टू बी इन द माइंड, ताकि आप इसको यूज कर पाओ, वरना एकदम से वर्ड नहीं आते, वही पिछले वर्ड यूज करते रहोगे आप। ठीक है, तो की वर्ड्स को दिमाग में रखा करो, यही आपको 10 में से 5 नंबर से 8 नंबर की तरफ ले जाएगा। दैट इज दी एज। ओके, चलो आगे चलते हैं। एक नया अपॉइंटमेंट हुआ, इसके बारे में जल्दी से जान लेते हैं। इट्स अ कंप्लीटली फैक्चुअल क्वेश्चन, नथिंग कॉन्सेप्चुअल अबाउट इट, बट क्वेश्चन आ सकता है। ओके, सो ऐसे क्वेश्चन फ्रेंड्स एसएससी बैंक में काफी आते हैं, और एमबीए में जैसे जैट एग्जाम हो गया, जहां पे भी जीके आता है, वहां पर ऐसे सवाल फैक्चुअली पूछ लेता है, इसलिए इनको भी मैं अपने वीडियोस में रखता हूं। हु हैज टेकन ओवर एज चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर, मतलब सीएमडी ऑफ एनएफएल। एनएफएल मतलब नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, तो नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड मतलब एनएफएल को नए सीएमडी मिले हैं, उनका नाम बताना है। एंड द आंसर इज वीएन दत्त। वीरेंद्र नाथ दत्त इज द न्यू सीएमडी ऑफ एनएफएल। पहले उनका फोटो देख लो आप, ये है मिस्टर वीएन दत्त, पीआईबी से फोटो में लाया हूं, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो से, एंड इनके बारे में जान लीजिए। ये अक्टूबर 2018 से डायरेक्टर मार्केटिंग थे एनएफएल में, अब इनको एक एडिशनल चार्ज दिया गया है सीएमडी का। ठीक है, सो ये डायरेक्टर मार्केटिंग थे पहले से ही, अब इनको एडिशनल चार्ज दिया गया है सीएमडी का, तो सीएमडी अभी बन जाएंगे। वीएन दत्त इज द नेम। ठीक है, ओके, आगे चलते हैं। इनके बारे में और भी जानकारी दी है, आप चाहें तो पढ़ सकते हैं, आर्टिकल में पीआईबी में दिया है। ओके, ये एक बहुत ही जैसे आपको मैंने भी बताया था आयुष मिनिस्ट्री का, उससे भी बेटर और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट यहां पे चेंज या एक कमिटी का फॉर्मेशन करा गया है। ध्यान से देखिएगा, ग्रुप बनाए गए। आपने ग्रुप ऑफ मिनिस्टर का सुना होगा, यहां पे ग्रुप ऑफ सेक्रेटरी बनाए गए। क्यों, देखिएगा, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। जो आत्मनिर्भर स्कीम की बात हो रही है ना, उसमें वन ऑफ द मोस्ट क्रिटिकल माइलस्टोन साबित होगा यह स्टेप। तो सवाल देखो पहले, फिर मैं बात समझाता हूं आपको। ठीक है, थोड़ी लंबी सी बात है बट बहुत सिंपल सी बात है, ध्यान से सुनना। ठीक है,
सवाल देख लो पहले। सो यूनियन कैबिनेट हैज अप्रूव्ड, अच्छा यूनियन में इसलिए बोलता हूं कि स्टेट की भी कैबिनेट होती है, पर मैं यहां पे भारत सरकार की बात कर रहा हूं। यूनियन कैबिनेट हैज अप्रूव्ड फॉर सेटिंग अप ऑफ एन एम्पावर्ड ग्रुप ऑफ सेक्रेटरी, ईजीओएस, एंड पीडीसी मतलब कि प्रोजेक्ट डेवलपमेंट सेल्स इन मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट्स फॉर अट्रैक्टिंग इन्वेस्टमेंट इन इंडिया, हु विल हेड ईजीओएस। तो सरकार ने ईजीओएस और पीडीसी बनाने की बात अप्रूव करी है डिपार्टमेंट्स में, किसके लिए? इन्वेस्टमेंट इंडिया में बढ़ाने के लिए। आपको बताना है कि जो ईजीओएस होगा उसे कौन हेड करेगा, एंड द आंसर इज कैबिनेट सेक्रेटरी। जो अभी राजीव गौबा जी हैं, बाद में जो भी होंगे, अभी राजीव गौबा हैं, कैबिनेट सेक्रेटरी हेड करेंगे इस ईजीओएस को। अब थोड़ा देखिए इसके बारे में कि इसकी मतलब क्या इंपॉर्टेंस है, ध्यान से देखिएगा। ये जो नए दो मैकेनिज्म बनाए गए, इनका काम मैं बताऊंगा अभी आपको, पर उनका पर्पस देख लो पहले। दिस न्यू मैकेनिज्म विल reinforce India's vision of becoming a $5 ट्रिलियन इकोनॉमी। तो यूएस $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी हम लोग बनना चाहते हैं 2024-25 तक। उसी दिशा में इन्वेस्टमेंट के लिए प्राइमरीली ये स्टेप लिया गया है। ठीक है, सो इन्वेस्टमेंट friendly ecosystem that strongly supports the domestic investors as well as FDI and will boost the economy manifold। FDI, उसके बाद डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स, इन दोनों को इंकरेज करने के लिए, इन्वेस्टमेंट बढ़ाने के लिए, इकोनॉमी को ग्रो करने के लिए ये काम किया गया है। अब दोनों को मैं अलग अलग समझा दूं कि इसमें क्या होगा। पहले आप ये देख लीजिए। सो यहां पे इंपावर्ड ग्रुप ऑफ सेक्रेटरी जो था उसका कंपोजिशन यहां पे देख लो। पूरा नहीं पढ़ना आपको, बस इतना जान लो कि कैबिनेट सेक्रेटरी रहेंगे इसके चेयरपर्सन जो हेड करेंगे। और इसमें और कौन कौन होगा? नीति आयोग के सीईओ मेंबर होंगे, जो अभी अमिताभ कांत जो आईएएस ऑफिसर हैं, आई थिंक केरला कैडर के हैं। ठीक, हाँ जितना मुझे याद है केरला कैडर के हैं वो। बाकी और भी जो पोजीशन पे आएगा, दीज आर एक्स ऑफिशियल पोजीशंस। कल कोई और हो गया तो इस पोजीशन में आ जाएगा। ठीक है, तो एक तो कैबिनेट सेक्रेटरी हेड करेंगे, उसके बाद नीति आयोग के सीईओ उसमें मेंबर होंगे। इसके अलावा काफी सेक्रेटरीज आपको यहां पे दिख सकते हैं। ठीक है, कहां के सेक्रेटरी? डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड के सेक्रेटरी, फिर सेक्रेटरी किसके? डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स के सेक्रेटरी, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के सेक्रेटरी, फिर डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के सेक्रेटरी, एंड जो भी कंसर्न डिपार्टमेंट है उसके सेक्रेटरी भी बुलाए जाएंगे। तो काफी सेक्रेटरीज, कैबिनेट सेक्रेटरी और नीति आयोग के सीईओ। तो आप देख रहे हैं इंटर मिनिस्टीरियल इंटीग्रेशन का भी प्रयास है यहां पर। ताकि ऐसा नहीं कि इस मिनिस्ट्री ने प्रपोजल दिया वहां पे अटक गया, नहीं, इंटीग्रेटेड तरीके से चीजों को पास करवाना है। ठीक है, वैसे इतना बुरे समय चल रहा है इकोनॉमी के लिए और दुनिया के लिए कोविड-19 की वजह से, उससे इकोनॉमी को रिकवर करवाने के लिए और उस मौके का अच्छा यूज करने के लिए ये अच्छे कदम है। ये मतलब वी आर यूजिंग द सिचुएशन टू अवर एडवांटेज, फ्यूचर में फायदा होगा इस चीज से। समझ गए? अब देख लीजिए कि जो ये एम्पावर्ड ग्रुप ऑफ सेक्रेटरी का उसका पर्पस क्या होगा, क्या काम उन्हें करना होगा। बड़ी सिंपल सी बातें हैं, जल्दी से थ्रू करते हैं फिर आगे चलेंगे। ठीक है, सो टू ब्रिंग सिनर्जीज एंड इंश्योर टाइमली क्लियरेंस फ्रॉम डिफरेंट डिपार्टमेंट्स एंड मिनिस्ट्रीज, जो मैं बता रहा था आपको। ठीक है, सिनर्जी लाना और टाइमली क्लियरेंस, ऐसा नहीं कि फाइलें पड़ी हुई हैं, रेड टेपिज्म को कम करना। ठीक है, उसके बाद टू अट्रैक्ट increased investment into India and provide investment support and facilitation to global investors। उसके बाद to facilitate investment of top investors in a targeted manner and to assure policy stability and consistency in the overall investment environment। टारगेटेड होना चाहिए, ऐसे नहीं कि जनरिक हाँ आपने बुला लिया कि हाँ ये सब फैसिलिटी, नहीं, दे शुड बी टारगेटेड तरीके से लोग आए, चीजें आगे बढ़े, उस पॉइंट तक पहुंचे, वर्केबल पॉइंट तक पहुंचे, ये कहने की बात है। ठीक है, एक पॉइंट और है, उसके लिए थोड़ा ये छोटा करना पड़ेगा। चीजें ऑब्वियस सी हैं बट पढ़ना जरूरी है इन सब बातों को। टू इवेल्युएट इन्वेस्टमेंट पुट फॉरवर्ड बाय द डिपार्टमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर। अब काफी डिपार्टमेंट्स अपनी समझ, अपने रिसर्च और अपने वर्किंग के हिसाब से यहाँ पे प्रोजेक्ट रखेंगे, उनको कंसिडर करना भी ईजीओ से काम होगा। तो डिपार्टमेंट की तरफ से जितने भी प्रपोजल आते हैं उनका कंसिडरेशन, उनका एवेल्यूएशन भी काम होगा ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रोजेक्ट क्रिएशन, एक्चुअल इन्वेस्टमेंट्स दैट कम। ठीक है, तो जो भी इनके प्रोजेक्शंस वगैरह इंफॉर्मेशन होगी इसके हिसाब से इन इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स को एनालाइज करना, इवेल्युएट करना। ठीक है, फर्दर दीज डिपार्टमेंट्स वुड बी गिवन टारगेट्स फॉर कंप्लीशन ऑफ वेरियस स्टेजेस बाय द एम्पावर्ड ग्रुप। ये एम्पावर्ड ग्रुप इन डिपार्टमेंट्स को टारगेट देगा अलग अलग स्टेजेस के लिए, ताकि काम इनफाइनेटली ना चलता रहे, टाइमली तरीके से पूरा होना चाहिए। तो बड़ा ही मुझे अच्छा इसका मॉडल्स ऑपरेंडी लगा, देखते हैं इंप्लीमेंट कितना अच्छा हो पाता है। ठीक है, पहली चीज तो ये तो समझ गए, एम्पावर्ड ग्रुप, ये जो मैंने आपको बताया था
एम्पावर्ड ग्रुप ऑफ सेक्रेटरी, ये काम तो कर लिया। अब पीडीसी क्या होगा उसके बारे में, ये छोटी सी और सिंपल सी बात है, इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए। प्रोजेक्ट डेवलपमेंट सेल्स क्या होते हैं, ये उसके नीचे आएंगे, ठीक है, ये देख लो। सो अ प्रोजेक्ट डेवलपमेंट सेल इज ऑल्सो अप्रूव्ड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इन्वेस्टेबल प्रोजेक्ट्स इन कोऑर्डिनेशन बिटवीन द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड state government and thereby grow the pipeline of investable projects in India and in turn increase the FDI flows। मतलब कि ऐसे प्रोजेक्ट जहां पे जो बन सकते हैं, जहां पे इन्वेस्टमेंट का पोटेंशियल है, ऐसे कॉन्सेप्ट या प्रोजेक्ट या बैकग्राउंड क्रिएट करना, वो काम करेगा प्रोजेक्ट डेवलपमेंट से। समझ गए आप कि कहां कहां मौके हैं, किस तरह के प्रोजेक्ट आ सकते हैं, उन चीजों को भी पुट फॉरवर्ड करना और कंपनीज को इनवाइट करना, ताकि इससे एफडीआई भी बढ़ेगा हमारा। सिंपल सी बात है, ठीक है। अब उसमें कौन रहेगा ऑफिसर, वो देख लीजिए। सो अंडर द गाइडेंस ऑफ द सेक्रेटरी, एन ऑफिसर not below the rank of joint secretary of each relevant center line ministry who will be in charge of the PDC will be tasked to conceptualize, strategize, implement and disseminate details with respect to investable project। ठीक है, तो उसके बारे में जितनी भी जानकारी है, कॉन्सेप्शलाइज करना, विजुलाइज करना, स्ट्रेटेजाइज करना, उसके बारे में जानकारी लेना, डिटेल्स बनाना, इंप्लीमेंटेशन की जानकारी, इन सब वाला जितना भी काम होगा वो पीडीसी पूरा करेगा। उसके ऊपर आएगा एम्पावर्ड ग्रुप ऑफ सेक्रेटरीज, ईजीओएस। तो इस तरह से दो बॉडीज यहां बनाई गई हैं, ठीक है। यहां थोड़ा मतलब दोनों के काम इस तरह से बांटे गए हैं और एक हायरार्की बनाई गई है, ठीक है। जॉइंट सेक्रेटरी और अंडर द गाइडेंस ऑफ सेक्रेटरी, दोनों बातें पता होनी चाहिए आपको। चलो आगे चलते हैं, इसके फंक्शन और देख लो, फिर कहानी खत्म, फिर आगे चलेंगे, ठीक है। सो पीडीसी का काम क्या होगा, बता चुका हूं पहले, एक बार और देख लो। टू क्रिएट प्रोजेक्ट्स विद ऑल अप्रूवल्स, लैंड अवेलेबल फॉर अलोकेशन एंड विद द कंप्लीट डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट फॉर अडॉप्शन स्लैश इन्वेस्टमेंट बाय द इन्वेस्टर्स। एक कंप्लीट रिपोर्ट होनी चाहिए, लैंड की अवेलेबिलिटी क्या है, किस तरह से फाइनेंशियल बातें चलेंगी, उसके बाद सारे अप्रूवल क्या क्या चाहिए हमको, कंप्लीट डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट, ताकि किसी पॉइंट पे कहानी अटके नहीं। तभी तो इन्वेस्टर्स अट्रैक्ट होंगे कि हाँ भाई अब रेड टेपिज्म में नहीं, काम हमारा हो जाएगा, कोई बीच में हर्डल नहीं आएगा, ठीक। उसके बाद टू आइडेंटिफाई इश्यूज दैट नीड टू बी रिजॉल्व in order to attract and finalize the investment and put forth these before the empowered group। ऐसे bottleneck एरिया जहां पे इंप्रूवमेंट की जरूरत है, उन सबको आइडेंटिफाई करके पुट फॉरवर्ड करना किसके सामने, ईजीओएस के सामने, ताकि वो इस पर डिसीजन ले पाए, ठीक है। और आखिरी बात जो दोनों के लिए ट्रू है, मेक इंडिया अ मोर इन्वेस्टर फ्रेंडली डेस्टिनेशन एंड गिव अ फिलिप टू द मिशन ऑफ आत्मनिर्भर भारत। तो आत्मनिर्भर भारत के बारे में हर दूसरे दिन कोई खबर आ रही है, ये उसकी वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट खबर होगी। समझ गए, जो भी हमने एक तो पीडीसी की बात करी और ईजीओएस की बात करी, दोनों बातें क्लियर होगी ना, कॉन्सेप्चुअल बात भी, ऑब्जेक्टिव भी और कंपोजिशन भी। चलिए अगले सवाल पे आइए। पीएम कुसुम, पीएम कुसुम ये स्कीम तो पहले की है एक्चुअली। आपको खबर क्या बताऊंगा मैं आपको, पहले तो आप मुझे ये बताइए, पीएम कुसुम जो स्कीम है हमारी, ठीक है, इसकी नोडल मिनिस्ट्री कौन सी है। पीएम कुसुम स्कीम की नोडल मिनिस्ट्री का नाम बताना है आपको, बताइए। फुल फॉर्म तो मैं नहीं बताने वाला, वरना तो आप गेस कर लोगे, गेस करो क्या है, ठीक है। पीएम कुसुम अगर आपने सुना हो तो इसकी नोडल मिनिस्ट्री का नाम क्या है, बताऊं, एमएनआरई, मतलब कि मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, ठीक है। अब एक्चुअली क्या था, पहले आपको स्कीम बताऊं फिर खबर बताऊंगा। खबर एक अपडेट है बस, पहले खबर देख लो। सो फुल फॉर्म देख लो, पीएम कुसुम का प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं एवं मतलब एंड उत्थान महाभियान स्कीम। तो किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं मतलब एंड उत्थान महाभियान, उत्थान मतलब अपलिफ्टमेंट, ओके। अब देखिएगा स्कीम में, इसमें बहुत सारी चीजें हैं, मल्टीपल चीजें हैं, बट बेस रहेगा सोलर पावर का, वो ध्यान रखिएगा। सोलर पावर की मदद से फार्मर्स का अपलिफ्टमेंट, ये बेसिक पर्पस है, ठीक है। जिसमें 15 lakh farmers would be provided funds to set up grid connected 15 lakh solar pumps। तो पहला कंपोनेंट सोलर पंप्स का है। दूसरा, स्कीम हैज रिमूव्ड फार्मर्स डिपेंडेंस ऑन डीजल एंड केरोसिन एंड लिंक्ड देम टू सोलर पावर। ये तो बिल्कुल सही बात है। द स्कीम ऑल्सो इनेबल्स द फार्मर, ये दूसरी बात आ गई, टू सेट अप सोलर पावर जनरेशन कैपेसिटी एंड सेल इट टू द ग्रिड, ठीक है। फार्मर्स वुड बी एबल टू अर्न लाइवलीहुड थ्रू देयर बैरन लैंड, स्पेलिंग सही कर लेना, ठीक है, मतलब स्पेलिंग ये नहीं है, बैरन लैंड उखा ली, बैरन लैंड ऑल्सो बाय जनरेटिंग सोलर पावर ऑन दैट। तो पहली चीज क्या है, सोलर पंप के लिए फंड देना
और दूसरा जो इनके बैरन लैंड है, जहां पे खेती नहीं हो रही है, वहां पे सोलर पावर जनरेशन कैपेसिटी बनाना, उसे ग्रिड को भी बेच सकते हैं, तो उनकी इनकम भी होगी। तो खुद की डिपेंडेंसी पूरी हो गई यहां पे, उनकी डिपेंडेंसी जो डीजल और केरोसिन पे थी वो कम हो गई। ठीक है, सोलर से उनको पावर मिलेगी, एक्स्ट्रा पार्ट वो ग्रिड को बेच भी सकते हैं। और सोलर पंप की भी यहां पे बात करी गई है। ठीक है, मध्य प्रदेश में भी मैं देखता हूं कि यहां पे एक ऑफिशियल वेबसाइट आप जाके देखिएगा, सीएम सोलर पंप की वेबसाइट है, जहां पे आप अप्लाई कर सकते हैं। सरकार आपको कुछ पेमेंट आपको भी करना पड़ेगा इस तरह से, मतलब उससे कुछ रेट्स वगैरह है मोटर्स वगैरह के, तो सोलर पंप लगते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब सब्सिडी स्ट्रक्चर डिटेल में देख लीजिए किस तरह से है, बट अच्छी स्कीम ये बढ़ रहा है। और ऑब्वियसली इन्वायरमेंट को भी फायदा है कि अगर आप डीजल केरोसिन से निकल के सोलर की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, अब अपडेट ये था, पीएम कुसुम स्कीम की जो वेबसाइट थी उसमें एनरोलमेंट के लिए कुछ इनिशियल पेमेंट जो भी कहानी होती है, तो कई ऐसी फ्रॉडलेंट वेबसाइट्स आ गई हैं जो नकली वेबसाइट्स हैं। तो इसलिए एमएनआरई जो है, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी वाली जो मिनिस्ट्री है, उन्होंने बोला है किसी भी फ्रॉडलेंट वेबसाइट पे अपने डिटेल एंटर मत करिए, कोई भी पेमेंट मत करिए, ऑफिशियल सरकारी वेबसाइट में पेमेंट करिए। कई नकली वेबसाइट बन रही है जो बिल्कुल देखने में एक जैसी होती हैं, उनसे बच के रहना है, ये सरकार ने अलर्ट जारी किया है। ठीक है, बाकी और क्या स्टेप लिया आप देख सकते हैं, पीआईबी की न्यूज थी, समझ गए। चलिए आगे चलते हैं, बट इतना ध्यान रखना, कुसुम मतलब पीएम कुसुम का फुल फॉर्म का मतलब क्या होगा, सोलर पावर और फार्मर्स, दो बातें बस, दैट्स ऑल। ठीक है, चलो भाई आगे चलते हैं, थोड़ा फोटो बड़ा करा जाए। ये रहा रियल टाइम मार्केट में बात कर रहा था आपसे, दो तीन सवाल और है बस। ठीक है, बताइए, पैन इंडिया रियल टाइम मार्केट को लॉन्च करा गया है किस फील्ड में, किस कमोडिटी में? रियल टाइम मार्केट मतलब आरटीएम, आंसर है बिजली, इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, सो इलेक्ट्रिसिटी की फील्ड में अब इंडिया में रियल टाइम मार्केट को लॉन्च करा गया है। अब हम उन कुछ चुनिंदा देशों में शामिल हो गए हैं, इंक्लूड हो गए हैं, जहां पे रियल टाइम मार्केट होता है इलेक्ट्रिसिटी का। ऑब्वियसली इट विल ग्रेजुअली ग्रो विद टाइम, बट लॉन्च हो चुका है, बढ़िया स्टेप है। थोड़ा इसके बारे में जान लेते हैं, देख लीजिए। पहले तो फोटो देख लीजिए, हमारे यूनियन पावर मिनिस्टर कौन है, मिस्टर आर के सिंह, ये फोटो उनका देख सकते हैं आप, मिस्टर आर के सिंह। ठीक है, और ये वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू इसकी लॉन्चिंग करी गई है, तो आप यहां पे देख सकते हैं पूरे वीडियो कॉन्फ्रेंस चल रही है यहां पे। अब स्कीम के बारे में जान लीजिए, थोड़ा बेसिक्स। ठीक, सो रियल टाइम मार्केटिंग जो मार्केट लॉन्च करा गया है इलेक्ट्रिसिटी की फील्ड में, उसके बारे में कुछ जानकारी बेसिक्स आपके सामने, इतना जान लीजिए काफी रहेगा माइंड में एक फ्रेम बनाने के लिए। सो दिस हैज प्लेस्ड इंडियन इलेक्ट्रिसिटी मार्केट अमंगस्ट अ लीग ऑफ फ्यू इलेक्ट्रिसिटी मार्केट्स, उस लीग में जहां पे कुछ ही देश हैं इस तरह के इन द वर्ल्ड विच हैव अ रियल टाइम मार्केट। उसके अलावा रियल टाइम मार्केट इज एन ऑर्गेनाइज्ड मार्केट प्लेटफॉर्म to enable the buyers and sellers pan India to meet their energy requirements closer to real time of operation। ठीक है, तो इसमें डिमांड सप्लाई का जो गैप है वो ज्यादा बेटर तरीके से ऑप्टिमाइज यूटिलाइज हो पाता है। ठीक है, सो ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट थी, टू मीट देयर एनर्जी रिक्वायरमेंट क्लोजर टू रियल टाइम ऑफ ऑपरेशन। ठीक है, देन इंट्रोडक्शन ऑफ रियल टाइम मार्केट विल ब्रिंग रिक्वायर्ड फ्लेक्सिबिलिटी इन द मार्केट to provide real-time balance while ensuring optimal utilization of the available surplus capacity in the system। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि कभी डिमांड मीट नहीं हो पा रही, कभी सरप्लस हो गया, इस चीज को ऑप्टिमाइज करने में यह रियल टाइम मार्केट काफी हेल्पफुल साबित होगा। ठीक है, ये और देख लीजिए, इट विल ऑल्सो हेल्प मैनेज डाइवर्सिटी इन द डिमांड पैटर्न इन द कंट्री विद एन ऑर्गेनाइज मार्केट एट द नेशनल लेवल। काफी डाइवर्सिटी, काफी वेरिएशंस होते हैं कंट्री पैन इंडिया लेवल पे, उनको भी डील करने में ये पैन इंडिया या नेशनल लेवल का मार्केट काम आएगा। देन रियल टाइम मार्केट वुड बी, अब थोड़ा ऑपरेशनल पार्ट देख लो, उसकी डिटेल में बहुत नहीं जाना है, थोड़ा बस पढ़ लो। ठीक है, वुड बी, तो रियल टाइम मार्केट वुड बी फॉर एवरी 30 मिनट्स इन अ डे बेस्ड ऑन डबल साइडेड क्लोज ऑक्शन विद यूनिफॉर्म प्राइस एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ गेट क्लोजर हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड फॉर ब्रिंगिंग इन द डिजायर्ड फर्मनेस इन शेड्यूल्स ड्यूरिंग आवर्स ऑफ मार्केट ऑपरेशन। जो टाइम लिमिट्स रखी गई है यहां पे फ्रेंड्स, ताकि एक पूरा जो फर्मनेस या स्ट्रिक्टनेस होती है शेड्यूल्स की, वो इंप्लीमेंट हो पाए, तो प्रॉपर यहाँ पे टाइम लिमिट्स रखते हुए एक गेट क्लोजर सिस्टम के थ्रू यहां पे काम होगा। इस तरह से शुरुआत करी गई। बाकी जब ऑपरेशन इसका और आगे बढ़ेगा तो इसके बारे में हम और बात करेंगे। ठीक है, समझ के बाद, और बायर सेलर शैल हैव द ऑप्शन ऑफ प्लेसिंग बाय सेल बिड्स फॉर ईच 15 मिनट्स टाइम ब्लॉक। ठीक है, अब यहां पे ये देखिए, डिस्कॉम्स तो बिजली बांट रहे हैं इस तरह से, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज जो है, इससे फायदा क्या है मार्केट से? पूरी डिमांड यहां पे नहीं आने वाली, पर फायदा क्या है वो देख लीजिए। द प्रपोज रियल टाइम मार्केट
would provide an alternative mechanism for DISCOMs to access the larger market at competitive price. तो ये एक तरह का ऑल्टरनेट मार्केट की हम यहां से भी ले सकते हैं अपनी बिजली की डिमांड, और प्राइस कॉम्पिटिटिव रहने वाली, बिकॉज पूरा ओपन मार्केट है, रियल टाइम मार्केट है। तो ये फायदा हो कि प्राइसेस रैशनलाइज होगी और एक ऑल्टरनेट सोर्स या मैकेनिज्म डेवलप होगा। ठीक है, जो लॉन्ग टर्म में और मेच्योर होगा डेफिनेटली, तो शुरुआत है इसकी। एक चीज और, ये कौन इसकी बैकग्राउंड दे रहा है, इसके ऑटोमेशन में कौन हेल्प कर रहा है, उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम देख लीजिए, आपने पहले सुना होगा, एनएलडीसी, नेशनल लोड डिस्पैच सेंटर, जो पोसोको का पार्ट है। इट इज फैसिलिटेटिंग नेसेसरी ऑटोमेशन इन कोऑर्डिनेशन विद पावर एक्सचेंजेस टू इंश्योर फास्टर ट्रांजैक्शंस एंड सेटलमेंट्स इन द रियल टाइम मार्केट फ्रेमवर्क। तो ये बैकग्राउंड देंगे इन कोऑर्डिनेशन विद द पावर एक्सचेंजेस। एनएलडीसी क्लियर हो गया। पोसोको क्या होता है ये देख लो, हमने बहुत पढ़ा इसके बारे में, पूरी वेबसाइट ओपन करके देखी थी, ये देख लो। पोसोको मतलब पावर सिस्टम ऑपरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, और उसमें आता है एनएलडीसी, नेशनल लोड डिस्पैच सेंटर। इट इज अ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंटरप्राइज। ये रहा लोगो पोसोको का। ये जानकारी हम पहले भी देख चुके थे, समझ गए। तो ये उसका बैकग्राउंड इन कोऑर्डिनेशन विद पावर एक्सचेंजेस प्रोवाइड करेंगे। अब दिमाग में कुछ बात बनी, कुछ बैकग्राउंड बनी, इतनी काफी है। डिटेल में और देखना तो बाद में देख लेंगे, पर एग्जाम के लिए इतना काफी होना चाहिए। ठीक है, चलो भाई, दो सवाल और फिर कहानी खत्म। फ्रेंड्स, वेयर इज CMERI? इसने एक और बढ़िया काम करा है, इसकी बात हम कुछ हफ्तों पहले भी कर चुके हैं, तो मैं कई लोगों से आंसर की उम्मीद करूंगा यहां पे। बताओ, वेयर इज CMERI? मतलब सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, मतलब CMERI जो CSIR का पार्ट है, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। जो CSIR होता है ना, ये उसी की लैब्स हैं सारी, उसी के इंस्टीट्यूट्स हैं। ठीक है, तो CMERI CSIR का पार्ट है। कहां लोकेटेड आपको बताना है, एंड द आंसर इज, आया दिमाग में, दुर्गापुर। दुर्गापुर इज द आंसर। ठीक है, अब इन्होंने CMERI हैज इंडिजिनसली, मतलब अपने आप से डेवलप किया है, अ वेंटिलेटर। ठीक है, जिसमें डिजाइन, कंट्रोलर्स, उसके जो एम्बेडेड इलेक्ट्रॉनिक्स हैं ऑफ दिस वेंटिलेटर हैव ऑल बीन कस्टमाइज्ड टू इंश्योर प्राइस एफिकेसी एज वेल एज मीटिंग द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द रिलेवेंट इंडस्ट्रीज। तो एक तो इंडस्ट्री और जो मेडिकल रिक्वायरमेंट है उसके साथ साथ प्राइस को भी ध्यान में रखते हुए जितने भी इसके फंक्शनैलिटीज होती हैं, कंपोनेंट्स होते हैं, डिजाइन पार्ट, कंट्रोलर, एम्बेडेड इलेक्ट्रॉनिक्स, उन सबको ऑप्टिमाइज करा गया है ताकि कीमत भी सही रहे, बहुत ऊपर ना जाए, रिक्वायरमेंट भी मीट होना चाहिए आपको। वो भी भाई, वेंटिलेटर का रिक्वायरमेंट कॉम्प्लेक्स रिक्वायरमेंट होता है, इट इज नॉट अ सिंपल ऑपरेटिंग मशीन, वो भी ध्यान रखना है। ठीक है, कीमत लगभग 80,000 से 90,000 के बीच होने की चांसेस है रुपीज। ठीक है, चलिए, अब इसमें आगे जाके जो बात करी गई है, अभी तो एक चीज देख लीजिए, द वेंटिलेटर विल बी फर्दर अपग्रेडेड टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ वेरियस अदर पेशेंट पैरामीटर्स, एंड एक जरूरी बात, द अप्रोच ऑफ दिस इंस्टीट्यूट विल बी टू हार्नेस AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस capabilities to automate the functioning of mechanical ventilators so that the ventilators automatically respond to the fluctuating variables of a patient. Friends, आप जानते हैं ना, वेंटिलेटर को ऑपरेट करना इतनी सिंपल बात नहीं है। दे आर डेजिग्नेटेड ऑपरेटर्स होते हैं इनके वेंटिलेटर्स के, इतना सिंपल काम नहीं इनको ऑपरेट करना। ठीक है, इस कारण से ये कोशिश भी करी जा रही है CMERI द्वारा कि धीरे धीरे इसमें AI का यूज करा जाए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो ऑटोमेटिकली पेशेंट की फ्लक्चुएटिंग वेरिएबल नीड्स के हिसाब से रिस्पॉन्ड करे, और ये चीज जो मैकेनिकल वेंटिलेटर की फंक्शनिंग में लाया जाए। तो दिस कुड बी ए गुड लैंडमार्क फॉर फ्यूचर डेवलपमेंट। AI का यूज बहुत बढ़िया हो सकता है। ठीक है, कि जो वेरिएबल, पेशेंट की रिक्वायरमेंट बदलती रहती है, क्योंकि पेशेंट उस टाइम पे बहुत क्रिटिकल पॉइंट पे होता है, उसको ऑटोमेटिकली रिस्पॉन्ड करने के लिए भी यहां पे काम चलेगा। ठीक है, तो कई बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इन सब चीजों की तो बातें होती हैं, उन क्वेश्चंस में आप इस तरह के एग्जाम्पल दे सकते हैं कि एप्लीकेशन यहां पर भी हो सकता है, उससे भी आंसर बहुत बढ़िया बन जाता है। ठीक है, चलिए, ये आप देख सकते हैं वो जो मॉडल है, ये रहा वेंटिलेटर का, ये एक और उसका फोटो देख सकते हैं, और इंस्टीट्यूट का नाम CSIR, मतलब काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, उसके अंडर है CMRI, सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, दुर्गापुर। ये आप मशीन देख सकते हैं यहां पर। ठीक है, ये पूरी देख लीजिए। ठीक है, अब यहां पे कुछ लोगों के नाम देख लीजिए, जो मैं पहले बता चुका हूं। क्वेश्चन पहले मैंने पूछा था नाम पे कि कौन इसके मतलब हेड है, ये मैं पहले स्लाइड में कवर कर चुका हूं, काफी हफ्ते पहले की बात है, जो मुझे याद आ रहा है, पर मैं दोबारा ले आया। तो इसमें हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ CSIR? प्राइम मिनिस्टर होते हैं। ठीक है, सो काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च जो होता है, उसके उसके प्रेसिडेंट कौन होते हैं?
उसके प्रेसिडेंट होते हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी जो अभी हैं। हु इज द वाइस प्रेसिडेंट? जो हेल्थ मिनिस्टर होते हैं, मतलब कि डॉक्टर हर्षवर्धन। ठीक है। हु इज द डायरेक्टर जनरल? डीजी कौन होते हैं सीएसआईआर के? जो सेक्रेटरी है डीएसआईआर में, डिपार्टमेंट ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, उसके जो सेक्रेटरी है वो होते हैं डीजी सीएसआईआर के, जो अभी कौन है? शेखर मांडे। एंड ये जो इंस्टीट्यूट है CMERI, इस इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर कौन है? प्रोफेसर डॉक्टर हरीश हिरानी। वो प्रेजेंट थे यहां पे जब ये चल रहा था। आई थिंक ये वाले हैं जो मैं फेस पहचान पा रहा हूं, ये मुझे दिख रहे हैं। ही वॉज ऑल्सो प्रेजेंट, ही वॉज द डायरेक्टर ऑफ दिस इंस्टीट्यूट। ये प्रेजेंट थे जब ये इसका इनॉग्रेशन करा गया। ठीक है, मतलब इसको लॉन्च करा गया। समझ गए आप? तो प्रेसिडेंट सीएसआईआर के नरेंद्र मोदी जी। ये सीएसआर की बात चल रही है, सीएमईआरआई की बात नहीं चल रही अभी। वाइस प्रेसिडेंट हेल्थ मिनिस्टर, उसके बाद यहां डीजी की हमने बात कर ली। एंड इस इंस्टीट्यूट के हेड कौन से हैं? हरीश हिरानी। वेरी इंपॉर्टेंट, ऑल दी 4 पॉइंट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सवाल ऑब्जेक्टिव पॉइंट पे फैक्चुअल क्वेश्चन में बन सकते हैं, ध्यान से देख लीजिएगा। ठीक है, चलो भाई, आज का आखिरी सवाल, ज्योग्राफी का वो बेहतरीन टर्म जो मैं बता रहा था आपको। व्हाट इज नहीं, पहले तो लोकेशन की बात है, फिर मैं आपको आर्टिकल पे ले जाऊंगा। ठीक है। AIS, अमेरी आइस शेल्फ, कहां लोकेटेड है? कहां लोकेटेड है अमेरी आइस शेल्फ? एंड द आंसर इज अंटार्कटिका। अंटार्कटिका में है AIS, मतलब अमेरी आइस शेल्फ। इस टॉपिक के बहुत डीप में जाना, पर एक बेसिक्स देखना पड़ेगा, उसके लिए हम चलते हैं उस आर्टिकल में जो PIB में दिया हुआ है। ये रहा वो आर्टिकल। ठीक है। अब इस आर्टिकल में, इसमें एक्चुअली पिक्टोरियल चीज भी है, इसलिए मैं आपको सीधे यहां पे ले आया। आखिरी क्वेश्चन है, बस देख लो, फिर कहानी खत्म। पहले मतलब देखो कि AIS मतलब फुल फॉर्म तो देख लिया आपने, कहां गया ये? एमरी आइस शेल्फ। अब आइस शेल्फ क्या होता है वो पहले जान लो। ये दिया उसका मतलब इस पैराग्राफ में, मैं पढ़ रहा हूं। द फ्लोटिंग शीट्स ऑफ आइस कॉल्ड द आइस शेल्फ, तो मतलब दे आर द फ्लोटिंग शीट्स ऑफ आइस, दे प्ले अ मल्टीफेसेटेड रोल इन मेंटेनिंग द स्टेबिलिटी ऑफ अ ग्लेशियर। ठीक है। आइस शेल्फ कनेक्ट अ ग्लेशियर टू द लैंड मास, तो ग्लेशियर की स्टेबिलिटी में उसे लैंड मास से कनेक्ट करने में आइस शेल्फ एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है। सो व्हाट इज आइस शेल्फ? दे कनेक्ट अ ग्लेशियर टू द लैंड मास। ये छोटी सी लाइन बनेगी बहुत बड़ा सवाल, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। समझ गए आप? उसके बाद और चीज देख लीजिए। द आइस शीट, इसमें मास बैलेंस किस में रोल पे करती है? सी, स्ट्रेटिफिकेशन मतलब लेयरिंग करना, एंड बॉटम वाटर फॉर्मेशन। अब यहां पे ग्लेशियर की बैलेंसिंग, भाई ग्लेशियर दे फ्लोटिंग होते हैं ना ग्लेशियर्स तो बेसिकली। अब इसमें उनका बैलेंस जरूरी होता है, बैलेंस में उसके पैरामीटर्स की जरूरी बात होती है, उसमें आइस शीट दे प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। तो जो ग्लेशियर की बैलेंसिंग वाली या ग्लेशियर की स्टेबिलिटी की बात होती है, उसमें आइस शीट का नाम अक्सर देखने को मिलेगा। दे आर, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पैरामीटर। उसके अलावा क्या क्या होता है वो देख लीजिए। तो द आइस शीट, उसका जो मास बैलेंस होता है, सी का स्ट्रेटिफिकेशन एंड बॉटम वाटर फॉर्मेशन, दे आर द इंपॉर्टेंट पैरामीटर फॉर द बैलेंसिंग ऑफ अ ग्लेशियर। ठीक है। लेटेंट एंड सेंसिबल हीट प्रोसेसेस डू प्ले इंपॉर्टेंट रोल्स हियर। अब ये तो इसकी बात हो गई। अब यहां पे है कि ऑब्जर्वेशन क्या किया गया है। एक इंस्टीट्यूट का नाम है फ्रेंड्स, नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशियन रिसर्च, NCPOR। इसकी रिसर्च का ये प्रेडिक्शन, मतलब इन्होंने रिसर्च करके निकाला है जो हम पढ़ रहे हैं अभी। इंस्टीट्यूट की वेबसाइट में मैं जाऊंगा, बगल में खुली पड़ी है, बाद में जाएंगे। ठीक है, पहले पढ़ लीजिए कि इन्होंने क्या ढूंढ के निकाला है। सेक्शन देख लिया आपने, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर है। अब देख लीजिए जल्दी से, इन्फ्रेंस देखते हैं। इतना ही पूछेगा वैसे, इन्फ्रेंस ज्यादा नहीं पूछता, पर देख लो फिर भी। मेजर इंपैक्ट ऑन क्लाइमेट ड्यू टू एक्सटेंशन ऑफ AIS, ये एक्सटेंड हो रहा है। ठीक है, ऐसा कहा है NCPOR की स्टडी ने। द स्टडी इन बेस इज बेस्ड ऑन सैटेलाइट डेटा, 2001 से लेकर 16 तक के सैटेलाइट डेटा पर बेस्ड है ये। AIS has extended by about 550 meters in 2017, 1470 meter in 2018 and 2200 meter in 2019। अच्छा खासा एक्सटेंशन यहां पे हो रहा है। एंड द स्टडी क्लियरली शोज दैट द AIS is losing its stability owing to the impact of downstream giant glacier drainage system over the past 19 years। तो AIS अपनी स्टेबिलिटी लूज कर रहा है, किसकी वजह से? डाउनस्ट्रीम जाइंट ग्लेशियर ड्रेनेज सिस्टम जो होता है उससे करंट कर रहा है। इनके डिटेल मैंने की जरूरत नहीं है, बस एक तरह का डाउनस्ट्रीम ग्लेशियर ड्रेनेज सिस्टम है, वो आपको जानना है, बहुत डीपनेस में जाना नहीं है। ठीक है। और यहां पे अच्छा खासा इंक्रीज की बात मैं कब बता चुका हूं आपको कि प्रेडिक्शन देख लीजिए, एक पैराग्राफ है, फिर मैं आपको काम के बताता हूं। इट हैज प्रेडिक्टेड, द इंस्टीट्यूट NCPOR, दैट देयर वुड बी 25% इंक्रीज इन द एक्सपेंशन ऑफ AIS बाउंड्रीज बाय 2021, और बढ़ेगा 24% 2021 तक, उसके बाद अनदर 24% एक्सपेंशन बाय 2026, एंड ऑल दीज इज बीइंग कंपेयर्ड टू 2016 वाली पोजीशन।
तो उससे कंपैरिजन में 2021 तक बढ़ेगा 24% एंड उसके बाद फर्दर 24% बढ़ेगा 2026 तक। ठीक है फ्रेंड्स, यूपीएससी में आपको हेडिंग देता है और तीन बातें पूछते हैं, सही कौन सी गलत कौन सी है, उनमें ऐसे फैक्ट्स अक्सर आते हैं, उस पर ध्यान रखना पड़ेगा। बाकी फैक्चुअल क्वेश्चन में तो सब आ ही सकता है, समझ गए। 16 साल का 2001 से लेकर 2016 तक का सैटेलाइट डेटा पे बेस्ड ऑब्जर्वेशन, ठीक। और कितना एरिया लगभग कवर कर रहा है अभी एआईएस? 60,000 स्क्वायर किलोमीटर, और ये बढ़ता ही जा रहा है, ठीक है। साइंटिस्ट फील दैट दिस स्टडी वुड हेल्प अंडरस्टैंड, मतलब एक अंडरस्टैंडिंग किसकी बढ़ने वाली है? ऑन गोइंग चेंजेस इन द ओशियन एंड एटमॉस्फेरिक फोर्सेस बेटर, उसके अंडरस्टैंडिंग में रिसर्च काफी काम आएगी। और आइस शेल्फ होते क्या है और उनका ग्लेशियर की स्टेबिलिटी में क्या रोल रहता है वो बता चुका हूं मैं आपको, ठीक है। अब इस वाले आइस शेल्फ की थोड़ी और बात देख लीजिए कि अमेरी आइस शेल्फ कहां पे है। अमेरी आइस शेल्फ मतलब AIS इज वन ऑफ द लार्जेस्ट ग्लेशियर ड्रेनेज बेसिन्स इन द वर्ल्ड, और लोकेटेड कहां पे है? ईस्ट कोस्ट ऑफ अंटार्कटिका, लगभग 70 डिग्री साउथ लैटिट्यूड और 70 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड। तो 70 डिग्री साउथ और 70 डिग्री ईस्ट, ये लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड की वैल्यूज हैं। लैटिट्यूड 70 डिग्री साउथ एंड लॉन्गिट्यूड 70 डिग्री ईस्ट, ठीक है। एंड लास्ट बात, द AIS डायनेमिक्स एंड मास बैलेंस हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग द चेंजेस इन ग्लोबल क्लाइमेट सिनारियो। और ये आप देख सकते हैं, ग्रेजुअली देख लीजिए, एमेरी आइस शेल्फ यहां देख रहे हैं आप, और ये देख रहे हैं आप मार्जिन बढ़ती जा रही है, उसी को यहां पे डिपिक्ट करा गया है, समझ गए। बाकी इसका प्रोसेस नीचे आपको और समझाएगी, आप यहां तो पढ़ सकते हैं, एक लाइन में पढ़ दूंगा आपको। द इंसुलेशन ऑफ आइस शेल्फ फ्रॉम एटमॉस्फेरिक फोर्सिंग इज डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर ग्रेडियंट। टेम्परेचर ग्रेडियंट का यहां पे रोल होता है बीनीथ द आइस शेल्फ, मतलब जो देखिए, द इंसुलेशन ऑफ आइस शेल्फ फ्रॉम एटमॉस्फेरिक फोर्सिंग इज डिपेंडेंट ऑन अ टेम्परेचर ग्रेडियंट दैट द ओशियन कैविटी बीनीथ द आइस शेल्फ प्रोवाइड। तो उस जो आइस शेल्फ के नीचे एक ग्रेडियंट होता है टेम्परेचर का, जिसको हम स्ट्रैटिफिकेशन भी बोल रहे हैं, वो चीज काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है यहां पे आइस शेल्फ के स्टेबिलिटी में भी और इंसुलेशन में भी। तो नीचे जैसे और डीप में जाते हैं तो ओशियन में देयर इज टेम्परेचर चेंज, ग्रेडियंट पूरा आता है, स्ट्रेटास बनते हैं, उन सब का भी काफी इंपॉर्टेंट रोल होता है इसके इंसुलेशन में भी और स्टेबिलिटी में भी। और इसका कनेक्शन ग्लेशियर स्टेबिलिटी से भी है, ये पूरी कहानी इसकी, ठीक है। बाकी रिसर्च कैसे करी गई थी यहां पे आप देख सकते हैं, ठीक है। देयर इज ऑलवेज अ स्ट्रेस ऑन द सी आइस एंड आइस शीट इटसेल्फ प्लेज अ इनडायरेक्ट रोल इन द रिड्यूसिंग द एम्पलीट्यूड ऑफ ओशियन स्वेल्स, ठीक है। दिस इज असिस्टेड बाय फ्रीजिंग एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर व्हिच इज केपेबल ऑफ प्रमोटिंग अ चेंज इन मॉर्फोलॉजी ऑफ आइस शेल्फ। मल्टीपल फैक्टर्स का यहां पे रोल दिया गया है, एक इंटरलिंकिंग साइकिल बनती है यहां पे, ठीक है। ओशियन स्वेल्स भी जो होते हैं उसमें भी उनका एम्पलीट्यूड, उनकी इंटेंसिटी को कम करने में भी आइस, ये जो आइस शेल्फ होते हैं इनका रोल काफी इंपॉर्टेंट होता है। तो टेम्परेचर का रोल देखा आपने, इनका रोल देखा, इस तरह से पूरी कहानी बनती है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अच्छा एक बात बताऊं, इतना डीप में नहीं जाना आपको, यहां पे मैंने बोल तो दिया आपको, थोड़ा समझा भी दिया, जाना नहीं है आपको। लोकेशन, ज्योग्राफिकल बेसिक्स, डेफिनेशन और ग्लेशियर से कनेक्शन क्या है, इतनी जानकारी बिल्कुल काफी रहेगी। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर जीएस, ज्योग्राफी, ऑप्शनल, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, सब्जेक्टिव एसेस, हर चीज के लिए चीज काफी इंपॉर्टेंट है। डायग्राम यहां पे आप देख सकते हैं, दिस इज बेस्ड ऑन 16 साल का डेटा जो हमने सैटेलाइट से लिया है, ठीक है। बाकी मैंने काफी टेम्परेचर ग्रेडियंट वाली बातें बताई हैं आपको, आपको टू बी ऑनेस्ट जरूरत नहीं जानने की, बस थोड़ा बेसिक जान ली तो डीप में नहीं जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये थे हमारे आज के टॉप 10 क्वेश्चंस। कंटेंट अगर पसंद है तो फ्रेंड्स वीडियो लाइक कर देना, कमेंट जरूर करना ये कंटेंट कैसा लगा आपको, एंड सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। सब्सक्राइब के बगल में जो बेल कनेक्शन है उसको भी दबा देना, उससे क्या होता है कि वीडियो जो रिलीज जैसे ही होता है उसका नोटिफिकेशन आपको एकदम से आ जाएगा। ओके फ्रेंड्स, चलिए मुलाकात होगी फिर से। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।